जो लास्ट टॉपिक पिछले वीडियो में किया था, प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होगी तब क्या क्या किया जाएगा, है ना। मतलब उसके 2-3 हमने 5-6 रूल देखे थे, उसके उसी पे बेसिस हमारा एक क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमरीश, ललित और चारू ये 3 पार्टनर हैं एक फर्म में। ये तीनों पार्टनर हैं लेकिन इनके पास पार्टनरशिप का रिटर्न एग्रीमेंट नहीं, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, अमरीश ने ज़्यादा कैपिटल लगाया, मतलब कि 3 पार्टनर है तो अमरीश ने क्या किया है, ललित और चारू से भी ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया है, कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। लेकिन अब बाद में ये डिमांड कर रहा है कि इसने जो कैपिटल लगाया उस पर इंटरेस्ट चाहिए, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, 10% पर एनम। एग्रीमेंट तो है नहीं, ठीक है। लेकिन अमरीश क्या डिमांड कर रहा है कि मेरे को मेरा जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट चाहिए 10% का, ठीक है। लेकिन ललित और चारू क्या है, एग्री नहीं है। तो जो आपको रूल पढ़ाया गया है उस हिसाब से बताओ कि क्या अमरीश को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, सोचो। तो अगर आप उसको पढ़ोगे, है ना, जो आपने प्रोविज़न लिख के रखे तो उसमें लिखा है कि अगर आपके पास पार्टनरशिप का एग्रीमेंट नहीं है तो आपको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। क्लियर है, सिंपल था। सेकंड है, ललित डिवोट्स फुल टाइम इन बिजनेस एंड डिमांड्स एज अ सैलरी ऑफ 5,000 पर एनम बट अमरीश एंड चारू डू नॉट एग्री विथ हिम। क्या बोल रहा है कि ललित जो है वो अपना पूरा समय बिजनेस में देगा, फुल टाइम बिजनेस में देगा, लेकिन उसके बदले में वो एक सैलरी डिमांड कर रहा है। मैंने आपको बताया था पार्टनर भी सैलरी ले सकते हैं। उसके बदले में वो सैलरी डिमांड कर रहा है, कितनी, 5,000 हर महीना। लेकिन अमरीश और चारू एग्री नहीं है, ठीक है। तो क्या इसको सैलरी मिलेगी, तो अगर आप देखोगे तो रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स उसमें पॉइंट होगा। तो अगर आपके पास पार्टनरशिप का एग्रीमेंट नहीं है, रिटर्न एग्रीमेंट, तो आपको कोई भी रिम्यूनरेशन, मतलब कि कमीशन, सैलरी वगैरह वगैरह, कोई भी ऐसा रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा। तो ये सीधे से खारिज कर दो इसको कि नहीं, तुमको कोई सैलरी नहीं दी जाएगी क्योंकि तुम्हारे पास एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट में भी एग्रीमेंट है ही नहीं तो लिखेगा कहाँ से, है ना। एग्रीमेंट में अगर लिखा होता तो हम मानते, लेकिन एग्रीमेंट ही नहीं है तो कहाँ से होगा। क्लियर है। थर्ड पॉइंट आते हैं, थोड़ा स्पीड में करते हैं इसको। चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 50,000 गिवन बाय हर 12% पर एनम, ठीक है। ये पॉइंट अच्छा है। चारू जो है उसने फर्म को लोन दिया है 50,000 रुपये का, ठीक है। चारू ने फर्म को दिया है लोन 50,000 रुपये का। अब बोल रही है कि इस 50,000 का जो लोन है ना, मेरे को इसका जो इंटरेस्ट है वो तो चाहिए। देखो लोन दिए तो इंटरेस्ट तो लेगी, ठीक है। तो मेरे को इंटरेस्ट चाहिए इस लोन पे 12% पर एनम का, ठीक है, 12% पर एनम। तो ये बताओ क्या इसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, और अगर मिलेगा तो क्या 12% में मिलेगा कि बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। ये 3 ऑप्शन है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो 12% में मिलेगा या बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर है कि मिलेगा ज़रूर, इंटरेस्ट ऑन लोन ज़रूर मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा, मैंने आपको एक बताया भी था, क्या होता है हमारा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास एग्रीमेंट नहीं है तो 12-13% नहीं मिलेगा, आपको 6% के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो इसको जो 50,000 का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा, 12% नहीं मिलेगा, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। फोर्थ पॉइंट, अम्बरीश हैज़ विड्रॉन 10,000। अम्बरीश ने 10,000 विड्रॉ किए, मतलब ड्राइंग करिए। थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, ठीक है। अम्बरीश ने क्या किया है, 10,000 रुपये की ड्राइंग की है, मतलब कि पैसे निकाले, इसको हम ड्राइंग बोलते हैं ना। तो अम्बरीश ने 10,000 रुपये पैसे निकाले हैं फॉर्म से फॉर हिज पर्सनल यूज़। अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसने ड्राइंग की है, पैसे निकाले हैं। ललित एंड चारू डिमांड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज 10% पर एनम। तो ललित और चारू क्या डिमांड कर रहे हैं कि इसने विड्रॉ किए हैं पैसे, मतलब कि ड्राइंग की है, तो इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इससे लो, अम्बरीश से जितना पैसा इसने ड्राइंग की है, निकाला है,
उतने पैसों का उससे इंटरेस्ट लो जितना उसने निकाला है, और कितना लो, 10% के इंटरेस्ट में लो, 10% पर एनम के। तो क्या अम्बरीश पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा? बताओ, सोचो कि क्या अम्बरीश पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। आप जाके पढ़ सकते हो उसमें। क्लियर है? अगला पॉइंट यही है ना, प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट्स एनी ऑफ द अबव क्लेम्स वाज 50,000 at the end of the first year of the business. Ambarish demands share of profit in the capital and ratio. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि हमारा जो प्रॉफिट आया है बिफोर, यहाँ पे लिखा होगा कहीं, बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट्स एनी ऑफ द अबव क्लेम, मतलब कि हमारा जो प्रॉफिट आया 50,000, ठीक है 50,000, उसमें हमने ऊपर का ये 1 2 3 4 ये सब जो है, इसमें अभी तक कुछ भी हमने क्लेम को एडजस्ट नहीं किया। एक तरह से कोई भी एडजस्टमेंट के बिना हमारा जो रॉ प्रॉफिट आया है वो है 50,000 का, है ना। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहले साल की एंड में हमारा प्रॉफिट है 50,000 का। अम्बरीश क्या कर रहे हैं, डिमांड कि जो उनका कैपिटल का रेशियो है उस हिसाब से बांटो। कैपिटल रेशियो मैं तुम लोग को बता देता हूँ, अगर नहीं पता होगा। मान लो अम्बरीश ने लाए 50,000 लगा दिए फर्म में कैपिटल, ठीक है। ललित ने मान लो लगा दिए 30,000 और चारू ने लगा दिए 20,000। अरे एक सेकेंड रुकना ना। मान लो अम्बरीश ने कितने लगा दिए, 50,000 कैपिटल, ललित ने 30, चारू ने 20। तो सिंपल से ये उनका कैपिटल है, तो कैपिटल के रेशियो में मतलब 5:3:2 में बटे प्रॉफिट। ऐसा कौन बोल रहा है? अम्बरीश बोल रहा है कि जो भी हमको प्रॉफिट हुआ है वो 5:3:2 में बटेगा। लेकिन पहली बात इसमें, बिफोर टेकिंग अकाउंट इनटू एनी अबव क्लेम, अबव क्लेम को हमने कोई भी एडजस्टमेंट, यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की हुई है, तो पहले एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस केस में अगर हम देखें तो इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल रहा, तो हमको प्रॉफिट में से पैसा माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही इसमें इसको भी सैलरी नहीं मिल रही, तो इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। लेकिन चारू को इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना पड़ेगा ना, चारू को इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के हिसाब से देना ही पड़ेगा, तो वो प्रॉफिट से आपके माइनस होगा। तो एक काम करो, 50,000 का 6% निकालो, 3,000, तो आपका जो प्रॉफिट है उसमें से आपको 3,000 रुपये देना पड़ेगा। तो 47,000 का आपका क्या आया, एक तरह से ये आपका प्रॉफिट बचा है। इंटरेस्ट और लोन में होता है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट में से आपको माइनस करना पड़ेगा। तो अब आपका प्रॉफिट कितना बचा है, 47,000। तो ये 47,000 जो है, क्या अम्बरीश की डिमांड मान ली जाएगी, उसको कैपिटल के रेशियो में बांट दिया जाएगा, मतलब 5:3:2 में? तो इसका आंसर है नहीं। ललित, चारू, तो इसका आंसर है नहीं। आपने उसको पढ़ा है ऑलरेडी कि अगर आपके पास पार्टनरशिप का एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, 1:1:1। तो 47,000 को इक्वली तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्लियर है? सिंपल, काफ़ी ज़्यादा। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा फिफ्थ। सिक्स्थ में आते हैं। ललित वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज पार्टनर, चारू ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टू हिज प्रपोजल। ललित जो है वो चाह रहा है कि उसका जो बेटा है इंदर, उसको भी पार्टनर बना लिया जाए। ALC 3 पार्टनर है, अम्बरीश, ललित और चारू। तो ललित क्या चाह रहे हैं कि इसका बेटा जो है वो भी पार्टनर बन जाए, लेकिन चारू एग्री नहीं है। ठीक है, चारू एग्री नहीं है, तो क्या इंदर जो है वो पार्टनर बन पाएगा? इसका आंसर है नहीं। इसमें एक साफ कंडीशन है कि न्यू पार्टनर जो होगा, मतलब जितने भी ओल्ड पार्टनर हैं, जब तक वो पूरे राज़ी नहीं होंगे कि हाँ इसको हम एग्री कर रहे हैं कि इसको बना लो पार्टनर, तब तक नहीं होगा। मतलब अगर ये तीनों एग्री होते
ये तीनों बोलते हैं कि हाँ हम एग्री हैं कि इसको पार्टनर बना लो, तभी इंदर पार्टनर बनेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि चारू जो है वो रेडी नहीं है। क्लियर है? तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। इस टाइप के बुक में आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, ट्राई करो, है ना। चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब भी मैं पूरे क्वेश्चन बनवाऊंगा, बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो तब भी आप पहले से ट्राई करो। तो इस टाइप के जो आपको क्वेश्चन दिखेंगे ये पूरे इस टाइप के, इसको जाओ खुद से ट्राई करो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो वही चीज़ जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। क्या क्या चीज़ें मैंने बताई थी? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक आपको चीज़ बताई थी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सिंपल सी दो चीज़ें हैं। ये मैंने आपको चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट बताया था, मतलब ऐसी चीज़ें, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, ठीक है, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, आपको पे करना ही करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे यही एग्जांपल देते हैं। लोन आपने अगर लिया है, ठीक है, मान लो आपने कोई बिजनेस शुरू किया, उसके लिए आपने लोन लिया, आपका बिजनेस बुरी तरह से फेल हो गया, आप लॉस हो गया आपको, है ना। तो क्या आपने जिससे लोन लिया वो आपसे इंटरेस्ट नहीं लेगा? वो लो इंटरेस्ट तो लेगा ही लेगा। तो ये आपका एक क्या हो गया, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो मैंने इस तरह के उसमें बहुत सारे उस वीडियो में गिनाए हूँ, उसको जाके देख लेना, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपको पे करना ही करना है। तो वो सारी चीज़ें आपकी क्या होती है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो इसकी ये तो हमने देख लिया था। एप्रोप्रिएशन भी हमने देख लिया था, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी हम देख चुके हैं। लेकिन ये बहुत ही मेन टॉपिक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का अगर हम सिंपल से मतलब निकालें तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमको क्या करना है, जितने भी हमारे पार्टनर होंगे, 2 3 4 जितने भी हमारे पार्टनर होंगे, उसमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। मतलब प्रॉफिट, जो भी हमारा प्रॉफिट आया है, ठीक है, प्रॉफिट को हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने को हम क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सिंपल सी, बहुत ही सिंपल सी मीनिंग है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। क्लियर है? ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है जो हमको अभी पढ़ना है। तो पहली बात, अगर आप 11th पढ़े हैं तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब भी हम प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उससे हमको पता चलता है कि हमारा जो फर्म है या जो भी हमारा बिजनेस है उसको हमारा प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। ये चीज़ें हमको पता चलती हैं कि हमने प्रॉफिट कमाया कि लॉस किया है। अगर हमने प्रॉफिट कमाया है तभी तो बांट पाओगे ना। अगर हमने प्रॉफिट कमाया है तो हमारे 1 2 3 जितने भी पार्टनर हैं उनके बीच में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिंपल, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो 11th का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सब तो जानते ही होंगे 11th वाले। तो जो भी हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ पे, बस सिंपल सी बात। कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमारा जो एग्रीमेंट है उसमें जैसा जैसा लिखा है उस हिसाब से हमको बांटना है, अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना है। जो भी उसमें गिवन है वैसा वैसा हमको करना है। तो आज हम केवल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है ना, उसको समझेंगे, उसका एक स्पेसिमेन मतलब एक फॉर्मेट देखेंगे और एक क्वेश्चन बस बनाएंगे। आज बस इतना ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो, एक तरह से मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। फॉर्मेट ऑफ, पूरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन
अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हम एक फॉर्मेट देख लेते हैं कि किस तरह से अकाउंट बनाया जाता है। तो इसमें कैसे कैसे हम प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, आपका जो एग्रीमेंट में गिवन है उसको देखेंगे, उसमें क्या गिवन है, एग्रीमेंट में आपने क्या लिख के रखा है पार्टनर्स ने, उस हिसाब से बांट देना है। मान लो 3 पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर बोलता है मेरे को इतनी सैलरी चाहिए, मेरे को इतना कमीशन चाहिए, मेरे को इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, ये सब के हिसाब से बटेगा। ठीक है, तो एक बार एक फॉर्मेट देखो, आप समझ जाओगे। तो फॉर्मेट बना लेते हैं इसके लिए। ठीक है, ये आपका बना फॉर्मेट। ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, आपको ऐसे लिखे हो, यहाँ पे लिखना फॉर द ईयर एंडेड। अभी मैं एक जब क्वेश्चन बनाऊंगा तब अच्छे से और दिखाऊंगा। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है। ये आपका सबको पता है डेबिट साइड होता है, ये आपको पता है क्रेडिट साइड होता है। थोड़ा मैं इसको मिटा भी देता हूँ। ये आपका क्रेडिट साइड होता है, ये होता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर लिखा जाता है, यहाँ पे आता है अमाउंट, यहाँ पे भी पर्टिकुलर, यहाँ पे आता है अमाउंट। ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है। थोड़ा इसको हटा देता हूँ तो क्लियर दिखेगा। ये आपका फॉर्मेट बना है, सिंपल सा फॉर्मेट है, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। ये आपका होता है डेबिट साइड, ये होता है आपका क्रेडिट साइड। ठीक है, अब ध्यान देना कि जो भी चीज़ क्रेडिट साइड आएगी तो उसके आगे बाय लगा देना। ठीक है, और जो भी चीज़ डेबिट साइड आएगी उसके आगे टू लगा देना। बस एक चीज़ याद रखना। अब देखो, क्रेडिट साइड क्या क्या आता है, डेबिट साइड क्या क्या आता है। सबसे पहली चीज़, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ध्यान देना, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11th का है, उसमें अगर प्रॉफिट आया है तो इधर लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर प्रॉफिट आया है तो वो क्रेडिट साइड आएगा, जो भी अमाउंट आएगा। क्लियर है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर प्रॉफिट आया है ना, तभी केवल क्रेडिट साइड आएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लॉस आया है तो वो इधर आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर आपका लॉस आया है तो वो डेबिट साइड में आएगा, और जो अमाउंट आया है वो आप यहाँ पे लिख दो, सिंपल। अब आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज़, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, ठीक है, तो एक सिंपल सी ट्रिक है, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो अपने आप को, जो आप हो ना खुद, उसको एक फर्म कंसिडर कर लेना कि मैं एक बिजनेस फर्म हूँ। ठीक है, अब याद रखना कि अब आप बिजनेस फर्म हो, ये मान लेना। अब आपके लिए जो भी चीज़ें एक तरह से आपके पास जो भी चीज़ें आ रही हैं, एक फर्म के पास जो जो चीज़ें आ रही हैं उसको आप इधर लिखते जाना, यहाँ पे क्रेडिट साइड में। एक फर्म के लिए जो भी चीज़, मतलब जो भी चीज़ फर्म के पास आ रही है ना, पैसा ही जनरली आता है, जो भी पैसा ऐसा आ रहा है वो अगर आ रहा है तो इधर लिखना। अगर पैसा दिया जा रहा है, जैसे पार्टनर्स को, अगर एक फर्म है उसने अपने पार्टनर्स को इतने 100 रुपये बांट दिए, मतलब 1000 रुपये बांट दिए, मान लो 2 पार्टनर है, 1000 रुपये बांट दिए, तो फर्म से पैसा तो जा रहा है ना पार्टनर के पास। तो आप समझ जाओ कि जब भी फर्म से पैसा जाएगा तो डेबिट साइड, जब भी फर्म के पास पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड। जब भी फर्म के पास पैसा जाएगा, फर्म से पैसा जाएगा तो डेबिट, जब भी फर्म के पास पैसा आएगा तो क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट कब क्या आना है, क्लियर है। अब बताते हैं और क्या क्या आएगा इसमें। काफ़ी सिंपल है अप्रोप्रिएशन, बस ऐसे याद रखो, अगर पैसा फर्म के पास आ रहा है तो क्रेडिट, फर्म से पैसा जा रहा है तो डेबिट। तो और देखो कि अरे क्या हो गया, अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा फर्म के पास आता है। जो पार्टनर पैसा निकाला है, ड्राइंग किया है, उस पर जो इंटरेस्ट वो किसको देगा, फर्म को इंटरेस्ट देता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा फर्म के पास आता है तो वो क्रेडिट साइड, क्योंकि फर्म के पास आया है।
ठीक है। और जनरली इस साइड पे ज़्यादा चीज़ें नहीं आती, इस साइड पे और चीज़ें आती नहीं हैं, ठीक है। अभी आप इतना ही देखो। अब इधर आते हैं अपन यहाँ पे। अब ऐसी ऐसी चीज़ें जो फर्म से पैसा जा रहा है, फॉर एग्जांपल सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर ने कैपिटल लगाया है, ठीक है, पार्टनर ने जो कैपिटल लगाया है उसके बदले में जो उनको इंटरेस्ट मिल रहा है वो कौन दे रहा है, वो फर्म दे रही है उसको। जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट हुआ था उससे ये फर्म जो है वो पैसा दे रही है। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा फर्म दे रही है, तो फर्म से पैसा जा रहा है। मान लो ए और बी दो पार्टनर है, इसको कुछ मिलेगा, इसको कुछ मिलेगा, तो फर्म का पैसा गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। टू, पार्टनर की जो सैलरी होती है, पार्टनर की सैलरी, पार्टनरों को जो सैलरी मिलती है उसका भी पैसा फर्म से जाएगा, तो वो भी डेबिट साइड। पार्टनर को जो कमीशन मिलता है, पार्टनरों को कमीशन भी मिलता है, उसका भी पैसा फर्म से जाएगा, ठीक है। अगली चीज, अगर कोई भी रिजर्व है वो भी इधर आएगा, क्योंकि क्यों आएगा, अगर आपको रिजर्व बनाना है, एक मान लो गुल्लक हम रखते हैं, ठीक है, तो उस गुल्लक में पैसे जब डालते हैं तो हमारे से पैसे निकलते हैं उस गुल्लक में जाते हैं, वो हमारे एक रिजर्व है ना। तो वैसे ही फर्म से पैसे निकलेंगे, फर्म से पैसा जाएगा, वो उस रिजर्व में, उस रिजर्व में चला गया, ठीक है। तो इसीलिए ये रिजर्व जो है ये भी आपका डेबिट साइड ही आएगा। क्लियर? ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, रिजर्व में मान लो हमने सोचा कि हर महीने इतना रुपये रिजर्व में जाएगा, तो रिजर्व में पैसा भेजने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, ठीक है, ये सब करने के बाद भी जो प्रॉफिट अगर बचा तो उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के कैपिटल में डाल देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये सब बांटने के बाद भी अगर पैसा बचता है उसको हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। किस रेशियो में, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा इस रेशियो में बांटना है, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे, सब क्लियर। तो ये बात होगी प्रॉफिट की, कि अगर यहाँ पे हुआ है प्रॉफिट ठीक है, लेकिन मान लो लॉस हुआ है, लॉस हुआ है, अगर अगर लॉस हुआ है तो पहली चीज़, लॉस पे हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, पार्टनरों को सैलरी भी नहीं मिलेगी, कमीशन भी नहीं मिलेगा, ये सब वो सब आपको पता ही है। और जो लॉस होगा वो किसको बांटना पड़ेगा, जो भी लॉस हुआ उसकी भरपाई कौन करेंगे, पार्टनर ही करेंगे। तो बाय, इधर क्या आएगा, बाय पार्टनर कैपिटल, बाय पार्टनर्स कैपिटल। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो ये सब मिल जाएगा उनको, कैपिटल भी मिलेगा, पार्टनर सैलरी मिलेगी, कमीशन भी मिलेगा, अगर उन्होंने एग्रीमेंट में लिखवाया है तो। अगर उन्होंने नहीं लिखवाया तो नहीं मिलेगा। एक बार मैं इसको और चलो साफ से बना देते हैं, ठीक है, एक तरह, ठीक है। तो ये मैंने एक अच्छा बड़ा फॉर्मेट बना लिया, इसी पे अब एक एग्जांपल भी देख लेंगे। तो एग्जांपल ही देखते हैं, फॉर्मेट तो सिंपल है, सबके बुक में होता है। अब इधर देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए तो लिखा गया फॉर ईयर एंड डेट का मतलब मैं एक बार मैं बता देता हूँ। मान लो हम 1 अप्रैल 2021 से टू 31 मार्च 2022 का बना रहे। इंडिया में रहते हो, इंडिया में जनरली फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, ठीक है। फॉरेन में 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है, लेकिन इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल या अकाउंटिंग पीरियड होता है। तो फॉर ईयर एंडेड में क्या आएगा हमारा, मान लो ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 का बना रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर ईयर एंडेड में क्या आएगा, 31 मार्च 2022। जैसे बहुत सारे सीजी जो बोर्ड है, ठीक है, सीजी बोर्ड में क्या किया है, बहुत सारे आपको हमेशा 1 जनवरी से
आपको 31 दिसंबर तक का दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप सीजी बोर्ड में आपका डेट क्वेश्चन में गिवन है, डेट में कोई चेंज नहीं, जो क्वेश्चन में दिया बोले हो। तो अगर आपको 1 जनवरी 2021 से ये 2022 दिया हुआ है, ठीक है, 2022 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या लोगे, 31 दिसंबर 2002। सिंपल सा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। मेरे ख्याल से समझ गए होगे डेट कैसे डालना है। डेट ज़रूर डालना कब आपका ख़त्म हो रहा है फाइनेंशियल। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, मैं क्वेश्चन खोजता हूँ पहले। तो ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, पहले इसको रीड करते हैं। अमन एंड बोमन, ठीक है, ये दो पार्टनर है, अमन और बोमन, ये पार्टनर है। इनका प्रॉफिट, ये अपना प्रॉफिट कैसे बांटते हैं, देखो क्वेश्चन में गिवन है। ये पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, इनका जो भी प्रॉफिट आता है वो उसको इक्वली बांटते हैं। इक्वली मतलब 1:1 में बांटते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन ऑन अ ईयरली रेंट ऑफ 24,000, ठीक है। जो भी बिजनेस है ना, वो किस पे चल रहा है, अमन की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अमन जो है एक पार्टनर, यही अमन, इसकी प्रॉपर्टी पे हमारा बिजनेस चलता है, और रेंट कितना है उसका, 24,000। मतलब कि बिजनेस को हर ईयरली रेंट ना, हर साल 24,000 रुपये अमन को देने पड़ते हैं रेंट के। अमन इज़ टू गेट सैलरी ऑफ 1,20,000 पर एनम। अमन को सैलरी कितनी मिलती है, 1,20,000 पर एनम। एंड बोमन इज़ टू गेट कमीशन 5% और नेट सेल। जो भी हमारी नेट सेल होगी उसका 5% बोमन को कमीशन मिलता है। विच ड्यूरिंग द ईयर वॉज 30 लाख, ठीक है। विच ड्यूरिंग द ईयर वॉज मतलब जो हमारी नेट सेल है वो 30 लाख की है, 30 लाख की हमने सेल करी है, ठीक है, साल भर में। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ईयर एंडेड कब दिया, देखो 31 मार्च 2021। बिफोर प्रोवाइडिंग द रेंट वॉज 5 लाख, मतलब कि रेंट 5 लाख का, 5 लाख मतलब रेंट देने से पहले हमारा प्रॉफिट कितना है, 5 लाख। ध्यान से समझो मीनिंग कि अभी हमारे को प्रॉफिट कितना हुआ है, 5 लाख का, 5 लाख का हुआ है रेंट देने के पहले। तो रेंट को माइनस तो करना पड़ेगा ना। पहले में अब एक बार खुद ही से सोचो कि रेंट होता है जो हमारा किराया, सोचो रेंट जो है हमारा, ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है या फिर हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। जल्दी से सोचो मन में ही अपने, ठीक है। तो इसका आंसर है कि जो रेंट होता है ना हमारा, रेंट, ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। ध्यान से देखो, मैं किसी का प्रॉपर्टी लिया रेंट पे, मैं बोला मैं यहाँ बिजनेस करूँगा, ठीक है, रेंट पे दे दिया उसने। अब बात आती है हमारा बिजनेस को हो गया लॉस, बिजनेस को हो गया लॉस, 2 महीना हमने किया, मान लो 2 मंथ हमने बिजनेस किया, हमारे बिजनेस को हो गया दोनों महीने लॉस। तो क्या ये 2 मंथ का किराया मेरे को नहीं लगेगा क्या? हो सकता है थोड़ा दयालु आदमी होगा तो मेरे को 10 या फिर 15% का छूट दे दे, वो क्या डिस्काउंट दे दे। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होगा कि पूरा ही कैंसिल कर देगा। तो जनरली आप देखो, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको रेंट देना ही पड़ता है। तो रेंट एक तरह से क्या हो गया, रेंट एक तरह से क्या हो गया आपका चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। चलिए वो बड़ी बात नहीं है। तो पहली हम बड़ी बात ये है कि 5 लाख का प्रॉफिट आया है बिना रेंट को, बिना रेंट दिए। रेंट देने के पहले का हमारा प्रॉफिट है 5 लाख। तो रेंट अगर आप दोगे कितने का, 24,000 का, तो इसमें माइनस करोगे ना, इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा 24,000। तो आपका 5 लाख का प्रॉफिट आया, ध्यान से देखो, उसमें आपको 24,000 माइनस करना पड़ेगा जो कि आपका रेंट का पैसा है। एकदम लॉजिकल चीज़ है, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है इसको, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आता है बाय, हमको हुआ तो प्रॉफिट है ना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की मदद से हमारा जो नेट प्रॉफिट आया है,
हमारा जो नेट प्रॉफिट आया है 5 लाख माइनस 24,000, जो कि होगा 4,76,000। तो हमको नेट प्रॉफिट कितने का हुआ है? 4,76,000 का हमको नेट प्रॉफिट हुआ। ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, ठीक है। 5 लाख का प्रॉफिट रेंट देने के पहले, तो रेंट माइनस कर दो तो हमारा प्रॉफिट। क्लियर है? जो भी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट दिखे ना, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ दिखे जो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, उसको माइनस कर दो। इसमें अगर आपको दे देता, इसी क्वेश्चन में मैं एक मान रहा हूँ कि अगर दिया होता, तो अगर बोलता कि 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, हम बोलता कि हमने लोन लिया है, ध्यान से देखो, हमने लोन लिया है बमन से, बोमन, ठीक है, बमन से हमने लोन लिया हुआ है, 6% है उसका इंटरेस्ट रेट। बोलता कि 5 लाख का हमारा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन देने के पहले हमारा 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो आप क्या करते? इस 5 लाख के प्रॉफिट में पहले इस 6% का जो लोन का इंटरेस्ट देना है, उस इंटरेस्ट को आप माइनस करते, फिर जो आता वो आपका होता नेट प्रॉफिट। तो समझने वाले समझ गए होंगे इतने में। आगे देखते हैं, थोड़ा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ पहले, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1, ये लिख के रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेंट 24,000 का माइनस कर दिया, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहीं पे भी रेंट नहीं आएगा, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। इसमें केवल वही चीज़ें आएंगी जो बांटनी है हमको पार्टनर्स के बीच में। चलो, अमन को सैलरी मिल रही है 1,20,000 की। अमन को सैलरी मिल रही है, तो ये तो हमारा एप्रोप्रिएशन है, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की सैलरी हमारी एप्रोप्रिएशन में आती है। तो वो क्रेडिट साइड में आएगी कि डेबिट साइड में आएगी? सोचो। तो वो आएगी आपकी इस साइड में, डेबिट टू अमन्स सैलरी। कितनी मिल रही है? 1,20,000। अब याद रखना, इसमें आपको ऐसे कर देगा, कई बार क्या कर देता है, बोल देगा कि अमन की सैलरी जो है वो 10,000 पर मंथ दे देगा, पीएम पर मंथ। आपको यहाँ पे पीए दिया है ना, मतलब पर एनम, पर मंथ दे देगा। तो आपको याद रखना, आपको इस 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको ईयरली निकालना पड़ेगा, मतलब हर साल का निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसमें याद रखना, अगर आपको मंथली दिया तो उसको ईयरली वाला निकाल लो। तो चलो, हमने 1,20,000 की सैलरी दे दी, एंड बोमन इज टू गेट कमीशन 5%, नेट सेल का 5% उसको कमीशन मिलेगा। तो कमीशन जो है वो भी इधर ही आएगा, टू बोमन्स कमीशन। कमीशन भी इधर आएगा क्योंकि वो हमारे लिए मतलब एक तरह से फर्म का पैसा जा रहा है, बर्मन कमीशन पैसा जाके फर्म का पैसा बर्मन को मिल रहा है। तो ये ठीक है, कितना मिलेगा? 5% ऑफ 30 लाख। पहले हमको ये वाला पढ़ना है, जब हमारा एसेट से डायरेक्टली डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, इसको हमको पहले पढ़ना है, उसको हम बाद में करेंगे। तो पहले आप इसको देखिए, है ना। इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया, जो भी आपकी एसेट की वैल्यू है उसमें लगातार कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ अमाउंट माइनस होते जाएगा, डायरेक्टली एसेट की वैल्यू से लगातार माइनस होते जाएगा। तो इसमें हम दो जनरल एंट्री पास करते हैं। पहली बात, जिनको जनरल एंट्री नहीं आती है तो वेट करो, जब जनरल एंट्री का वीडियो आएगा उसमें आप समझ लेना अच्छे से। और जो लोग को जनरल एंट्री काफ़ी अच्छे से आती है वो लोग इस जनरल एंट्री को समझ जाओगे। और जनरल एंट्री जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तरह से आपका अकाउंट्स का बेस है वो, उसको कमज़ोर नहीं होना कभी होने देना, ठीक है, उसको ध्यान से करना। तो एंट्री क्या पास होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू एसेट अकाउंट। इसका जो लोग पढ़े हो जनरल एंट्री अच्छे से, जनरल एंट्री के दो तरीके होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल रूल, एक होता है मॉडर्न रूल। जो लोग ट्रेडिशनल वाले से पढ़े हो, है ना, मैं मॉडर्न रूल जनरली बताता हूँ क्योंकि मॉडर्न रूल ट्रेडिशनल से काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो अगर हम बात करें अभी मॉडर्न की, मैं मॉडर्न से बताता हूँ। तो जो लोग मॉडर्न रूल पढ़े हो ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया कि डेप्रिसिएशन जो होता है हमारा, एक क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, एक्सपेंस।
इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा डेप्रिसिएशन। तो इस हिसाब से मॉडर्न रूल के हिसाब से जब भी एक्सपेंस होगा उसको डेबिट करना है। तो ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है, जो भी एक्सपेंस होता है उसको डेबिट करना है, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दिया, डीआर डेबिट। क्लियर है। अब एसेट की अगर हम बात करें, एसेट क्रेडिट क्यों हुआ है, ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल है मॉडर्न रूल, है ना। एसेट हमारा इसीलिए हुआ, देखो ध्यान से, जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी, सोचो। ठीक है, जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हमारे एसेट की वैल्यू घटेगी। तो मॉडर्न रूल के हिसाब से जब भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी, जब भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हमेशा वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन एक हमारा एक्सपेंस तो हो रहा है इसलिए वो डेबिट, हमारे एसेट की भी तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है इसलिए ये क्रेडिट। क्लियर है। जिन लोग को जनरल एंट्री नहीं आती वो लोग समझ जाना, और बाकी जब जनरल एंट्री का वीडियो आएगा तो उसमें और अच्छे से समझ सकते हो। अगला दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री में क्या करना है, अब आपको डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये मतलब कि जब भी एसेट पे, डायरेक्टली एसेट पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो पहला क्या होगा, हमारा डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है इसलिए डेबिट, और हमारा जो एसेट है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट। आप इसको पास कर लेना एंट्री को। दूसरे में क्या है, जो भी हमारे पास डेप्रिसिएशन हुआ है, डेप्रिसिएशन का जो भी अमाउंट आया होगा, पैसा ऐसा नहीं आता लेकिन एक तरह से हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो हमने उसको शो किया हमारी बुक्स में। तो इस डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे, हमारा जो डेप्रिसिएशन है इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करोगे कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, ध्यान से देखो, डेबिट साइड में, दो साइड होते हैं क्रेडिट डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप ट्रांसफ़र करोगे। लेकिन ये डेबिट साइड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसा कि देख सकते हो डेबिट साइड में ट्रांसफ़र हो रहा है, इसीलिए देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आया और डेप्रिसिएशन नीचे आया। क्लियर है। अब मैंने बोला कि डेबिट साइड करोगे, उसका भी रीज़न होता है लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। तो चलो एक काम करते हैं, रीज़न बता देते हैं कि डेबिट साइड क्यों होगा। ये हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे अमाउंट आता है, ये एक पर्टिकुलर, फिर ये अमाउंट, फिर ऐसा कुछ इसी टाइप का रहता है। ये इस साइड को हम बोलते हैं डेबिट, इस साइड को बोलते हैं क्रेडिट। यहाँ पे होता है पर्टिकुलर, जगह नहीं है इसलिए पी लिख दिया हूँ। यहाँ आता है अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ अमाउंट। यहाँ पे वो सारी चीज़ें आएंगी जो आपने कमाई है। ठीक है, आपके ऐसी चीज़ें जिसके कारण आपके पास पैसे आए हैं वो सारी चीज़ें इधर आएंगी। ऐसी सारी चीज़ें जो आपके लिए एक्सपेंस या लॉस हो, मतलब एक तरह से जिसके कारण आपके पैसे गए हों, वो इधर आएगी। तो डेप्रिसिएशन एक तरह का आपका एक्सपेंस या लॉस टाइप का ही तो है ना, इस कारण से वो इधर आएगा। हमारे लिए कोई प्रॉफिट तो है नहीं, ना प्रॉफिट है ना इनकम है। प्रॉफिट या इनकम होता तो इधर आता, लेकिन हमारे लिए डेप्रिसिएशन जो है वो एक तरह से एक्सपेंस या लॉस है, इसलिए वो इधर पे आएगा। क्लियर है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्यों ट्रांसफ़र हुआ डेप्रिसिएशन, वो भी समझ में। दूसरी चीज़, अगर मैं तुमको ऐसा दे दूं, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये अगर मैं आपको दे दूं, है ना, और उसमें मैं बता दूं चलो ये डेप्रिसिएशन मैंने डेबिट साइड में किया। अब केवल आप इसको देख के, जो मैं लिखा हूँ, केवल आप इसको देख के, ये जो बॉक्स है इसको देख के आप जनरल एंट्री पास कर सकते हो? नहीं। अगर आपको जनरल, ठीक है, अगर आपको जनरल का चैप्टर अच्छे से नहीं आता, जनरल एंट्री नहीं आती, ठीक है, उसके बाद आपका लेजर, ये दो चैप्टर आपके बैकबोन है अकाउंट्स के, अगर ये दोनों नहीं आते, जिसको इन चीज़ों में डाउट आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, इसका मतलब आप सीधे से समझ जाओ। अगर इन चीज़ों में डाउट आ रहा है इसका मतलब आप समझ जाओ कि आपका
ना ही लेजर सही है, ना ही आपकी जनरल एंट्री सही है। तो उसकी चिंता मत करना कि कोई भी आपको बताएगा डेप्रिसिएशन चैप्टर तो वो इतना ही बताएगा। क्लियर है? कोई भी इसको जनरल एंट्री या लेजर में आपको नहीं लेके जाएगा, क्योंकि वो पुराने टॉपिक है। तो मेरे से किसी एक ने डिमांड की थी, इसीलिए मैं इसको बना रहा हूँ। नहीं तो मैं तो एकदम लाइन से ही चलता, पहले रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, फिर जनरल, फिर लेजर। ये चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद हम वापस से रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन जाएंगे डिटेल में। ठीक है? तो हमको पढ़ना है डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एसेट। ये मैंने उसकी एंट्रीज बता दी, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप कंटिन्यूअस धीरे धीरे देखते जाओगे तो आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समझ नहीं आएगा, पूरा समझ में आएगा। हर क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चन भी बन जाएंगे, लेकिन आपको ये अंदर पेशेंस होना चाहिए। ठीक है? तो ये डेप्रिसिएशन की फर्स्ट क्लास थी, बेसिक थी। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स देखेंगे, कौन कौन से अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब कि 2 मेथड होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो भी देखेंगे। फिर उसमें एक होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इन दोनों को भी देखेंगे। आज इतना ही करते हैं।